सर इफ यू आर कंफर्टेबल, आपकी पहली जॉब की सैलरी का अमाउंट क्या था, रफ आइडिया दोगे ताकि हम जर्नी से कनेक्ट कर पाए। मेरा जो पहले सैलरी जो था 500 रुपया सैलरी था साल का। महीने का साल का तो बहुत बुरा है एक्चुअली। आपको नहीं तो क्या आरबीआई पकड़ के आपको क्वेश्चन पूछेगा, सीआरएम में शॉर्टफॉल क्यों आ गया, एसएलआर में शॉर्टफॉल क्यों आ गया। शॉर्टफॉल बिल्कुल आरबीआई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एज एन इक्विटी इन्वेस्टर हमारे लिए लर्निंग क्या है यहाँ पे, जब आप इतने सीआईओ भी मैनेज करते हैं, आपने ट्रेडर रूम भी देखा है, डीलर रूम भी देखा है, हमें भी आज ट्रेडिंग करने की बड़ी इच्छा होती है। एज अ ट्रेडर रूम से लेके सीआईओ तक की इक्विटी की लर्निंग फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। और सर हमारे नाराज हो जाएंगे सर ऐसा बोलोगे तो आप। जैसे आज सर आप एक कंपनी के सीईओ है, आपके पास एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम है जिसके जो आपके साथ काम कर रही है, पर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? क्या आप यू आर बोर्न विद रिच स्पून या मतलब सिल्वर स्पून या क्या था, मतलब कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी? ना वी स्टार्ट विद कॉपर स्पून ओनली, नॉट सिल्वर स्पून। तो कहाँ पे था आपकी स्टार्टिंग? ऑफ कोर्स कोई भी जो कैरियर बिल्ड करते हैं, आफ्टर यू फिनिश योर कॉलेज बॉम्बे बिकम अ डेस्टिनेशन। सो मैं बॉम्बे में आया था काम के लिए। और आप बिलोंग साउथ से करते हैं? बिलोंग साउथ है। बॉम्बे में काम करने के लिए आया था, सीधा टैंजूर से टू मुंबई, इवन टू चेन्नई। सो इधर काम पे आ गया था, काम पे लग गया। ये कौन सा समय था साल में? 89 में। वो भी ऐसे ही काम था, वो ऑफिस भी ऐसे था, वो स्टॉक मार्केट के बाजू में था। हर रोज आप 22 ईयर्स ओल्ड है, सो आप काम छोड़ के फिर चलते हैं और दलाल स्ट्रीट होके जाना पड़ेगा। हम तभी तो चल के हम लोग जाते थे। सो उसमें आपको मालूम पड़ जाता है मार्केट के क्या है। तभी तो इतना टीवी सब नहीं था, उतना पीटीएस स्क्रीन चलता था एक्चुअली। सो मेरा मार्केट का ज़्यादा कनेक्शंस बढ़ गया था आफ्टर जॉइन कैनफिना। और ये कब ज्वाइन किया था? 90 में ज्वाइन किया था। सर इफ यू आर कंफर्टेबल, आपकी पहली जॉब की सैलरी का अमाउंट क्या था, रफ आइडिया दोगे ताकि हम जर्नी से कनेक्ट कर पाए। मेरा जो पहले सैलरी जो था 500 रुपया सैलरी था साल का। महीने का साल का तो बहुत बुरा है एक्चुअली। सो 500 रुपया 6,000 रुपए बस, साल का 6,000 रुपया है। इवन व्हेन आई जॉइंड कैनफिना भी मेरा फर्स्ट सैलरी था 1,200 रुपया का बेसिक पे, एंड डीए सब मिलके 1,500 का सैलरी था। अभी मेरे पास सैलरी स्लिप पड़ा है, सर 1,500 सैलरी था हर महीने का। ये 90-91 में वो छोड़ के मैं जेएसी मुझ में ज्वाइन किया था, तभी भी सैलरी था 2,500 रुपीज़ था। 2,500 रुपीज़ बेसिक था, 2,500 भी नहीं था, 1,800 रुपीज़ बेसिक प्लस डीए। एंड डीए क्योंकि तभी डीए चलता था एक्चुअली, डियरनेस अलाउंस, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से डीए बढ़ते जाएंगे, बेसिक नहीं बढ़ेंगे। सो इसके लिए वो डीए मॉडल था तभी। So that's why I started my journey. That was the initial salaries. So market का interest, when I joined the Canfina, तभी market का interest I think बहुत आना शुरू हुआ था, because one is close to the stock market. हर रोज आप नीचे ऑफिस से उतरते हैं, कर्व मार्केट चलते हैं ऐसे लावला करके ना। कर्व मार्केट 10 बजे तक रात को चलते थे एक्चुअली, और हम लोग जाके खड़ा रह के तरह देखते थे क्या कर रहा है। तभी दे यूज्ड टू से टाटा ऑर्डिनरी, टाटा मोटर्स, टेल्को, टाटा मोटर्स में नहीं बोलेंगे, टेल्को, विमल, एचडीएफसी। तो आपने भी लेना स्टार्ट कर दिए थे कुछ शेयर्स? कभी नहीं, कर मार्केट में कभी मैं ट्रेड नहीं किया, कभी मार्केट में उतना स्पेकुलेशन भी उतना नहीं किया है, लिमिटेड हिसाब से किया है। खाली तभी एक ही ग्रीड था, मार्केट में इरेक्शन हो जाता है। 92 स्कैम में जो हुआ था, मेरा पिताजी का कुछ इन्वेस्टमेंट था म्यूचुअल फंड यूनिट्स में, यूनिट 64 में था, और एसबीआई म्यूचुअल फंड कुछ था, सब 10,000 रुपये भी डाल के रखा, 10,000, 15,000 रुपया, 5,000 रुपये एफडी से। माय पेरेंट्स यूज्ड टू पुट मनी इन एफडी से, एफडी से डालने से दे पुट मनी हियर थिंकिंग दैट ये भी एफडी करके जाके डाल दिया। पर उनको अचानक मालूम पड़ेगा प्राइस से बढ़ गया, 7 लाख रुपये हो गया था, 10,000 रुपया का 10,000 का 7 लाख हो गया, 7 लाख रुपये हो गया था। सो मैं बॉम्बे में था, पूरा मैं सर्टिफिकेट गाँव से मैं लेके आ गया था इधर। सो माई फादर यूज्ड टू राइट लेटर, माई मदर ऑल्सो यूज्ड टू राइट माई लेटर से एक बार प्राइस देके, एक बार अगर बेचना हो तो बेच दो, किससे बात करके एक बार कर लो। सो मैं हमेशा उनको बोलता था नहीं 7 लाख और तरह बढ़ेगा, ग्रीड रहते हैं मार्केट में, क्या पहले आ रहे हैं तो बेचने के लिए आपको मन नहीं होता है, ग्रीड आ गया। तो तभी मेरे को मालूम नहीं था ये 10,000 का वर्थ है, 7 लाख में ट्रेड हो रहा है, उसका वर्थ है ही नहीं 20,000 रुपया का। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई मिस दैट इनिशियल पीरियड। देन उसके बाद बेच भी दिया। कितने में? तो कोई जाते 4 लाख रुपये बेच दिया। 3 लाख रुपये नुकसान है, 3 लाख रुपये नुकसान है क्योंकि वैल्यूएशन है ना, 3 लाख रुपये नुकसान था, फिर भी 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये बेच दिया एक्चुअली। सो द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग इज, तभी जो लर्निंग जो था
जो मार्केट का देखे, ब्रोकर्स का देखे, जो इन्वेस्टमेंट्स वेल्थ का देखे. सो आई यूज्ड टू टेल समबडी, इवन अभी जस्ट रिकॉलिंग करता था, अभी रिकॉल किया एक्चुअली अभी 1 महीने के पहले. तभी एक न्यूज़पेपर आता था फाइनेंशियल विजार्ड करके, उसको रोज उनका खबर ही देना, ताज़ा खबर टाइप्स मार्केट में कैसे हो रहा है, कंपनी का एनालिसिस देता था. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गरम न्यूज़पेपर बोल सकते हैं. शाम को आता था एक्चुअली, एक मुंबई मिरर टाइप्स है. सो उसमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा, मार्केट का पूरा इन्फॉर्मेशन, बाकी दैट्स ओनली मीडियम थ्रू विच आपको इन्फॉर्मेशन मिलते थे. दूसरा एक एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज के बाद में भाव का भी बेचते थे. एवरी डे मैं भाव का के लिए वेट करता था. भाव कॉपी के लिए वेट करेगा, भाव कॉपी लेगा सारे. उस भाव कॉपी बाय द वे एक ऐसा एक नोटबुक टाइप, पूरा एक लेटर टाइप होता है, इसमें सब कुछ लिखा रहता था कि उसमें प्राइसेस सब लिखता है एक्चुअली. प्राइस मूवर लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, डिविडेंड का लिखते हैं, बोनस का अनाउंसमेंट लिखते हैं, ऑल द कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो है सब भाव कॉपी में आते थे. सो भाव कॉपी में आने तक रुकता था एक्चुअली. कभी कभी भाव कॉपी 5 बजे आएगा, कभी 6 बजे आएगा, कभी 7 बजे भी आएगा. मैं भाव कॉपी लेके ही जाएगा, क्योंकि भाव कॉपी ट्रेन में बैठ के भाव कॉपी देख के जाएंगे. भाव कॉपी क्या है, भाव देखते हैं, एक्शन देखते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं, डिविडेंड देखते हैं, बोनस देखते हैं, अनाउंसमेंट देखते हैं, कंपनी का स्प्लिट देखते हैं, IPO देखते हैं, फंड रेजिंग देखते हैं, ये सब के इम्पैक्ट रिजल्ट देखते हैं, वो सब उसमें भाव कॉपी में. तो मतलब आपको इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया था स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग में चालू हो गया था. आफ्टर आई जॉइन द JSE म्यूचुअल फंड, तभी मेरा जो जर्नी जो करना है. सो माय बॉस आस्क्ड मी एक्चुअली, माय बॉस मिस्टर SK मित्रा, हु वाज द सुपर बॉस दैट टाइम. वो ऐसे देख के बोला मेरे को, नहीं बोला आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मार्केट में है लगता है, आप डीलर बन जाओ. उसमें बनेगा क्या? मैं बोला सर बनेंगे. अब वॉलमार्ट आते कैसे आता है मेरे को, इक्विटी मार्केट आते आता है मेरे को. सो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दे दिया था, उसमें डीलर का रोल मिल गया था. There you deal with all the stock brokers. All the stock brokers generally are well versed in the market. उनका जानकारी बहुत है एक्चुअली. मार्केट का भी जानकारी बहुत है, प्राइस का जानकारी बहुत है, कंपनी की जानकारी बहुत है, रिसर्च का जानकारी बहुत है. सो उससे सीखना भी मिल गया. When you meet the people who are आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज बहुत है, कंप्लीट कम फ्रॉम है, उनको काम ही हुई है एक्चुअली मार्केट में, उनको बैठ के पैसा कमाना है. सो दैट गेव मी ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एक तरफ से आपको डीलर भी है, मनी मार्केट का भी तभी 300-400 कोटि का ADR का टाइम है एक्चुअली. इंडिया was looking for raising money from overseas. ADR most of the companies जो अपना कैपिटल जो फॉरेस्ट कैपिटल का डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जो कंपनी को अलाउ किया था, कि कंपनी में क्या डोमेस्टिक में हम उनको इक्विटी में उतना पैसा नहीं मिलता था. सो आपको बाहर जाके पैसा उठाना है. तभी लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया सच एज इन्फोसिस, G शिपिंग, वो सबको एक्चुअली बाहर जाके पैसा रेस किया नाम ADR GDR. सो दोज ADR GDR उनको पैसा रेस कर दिया, उनको कैपेक्स के लिए उसका पैसा नहीं चाहिए, पर पैसा मिल रहा था करके पैसा उठा लिया है. But those money they used to get deployed in the bond market. So they used to be my counterparty. I used to buy and sell bonds actually. तभी MTNL bond खरीदता था, NTPC bond करता था. GCap अभी तो बड़ा कंपनी है GCap. जब GCap इंडिया में पहली बार आया था, 25-28% उनको बारो करता था actually. So these were the days I used to live in the double digit interest rate payment. Kotak Mahindra Bank, Kotak Mahindra Finance. तभी Kotak Mahindra Bank नहीं था. It was Kotak Mahindra Finance. Kotak Mahindra Finance used to borrow at 17.5%, 18%. JM Finance used to borrow at 18%. And like there are many companies used to borrow at 17, 18, 19% में लेता था. So I used to be one of the dealer. Any bond that comes, so I used to grab it. और दूसरा आपको बैंक्स में भी, when I used to be in the lending side, the deployment side, कॉल मनी रोज को रोज कॉल मनी रेट्स भी 20%, 25%, 100% भी गया था. एक बार लैंड किया था 140% में, एक दिन के लिए 140% एक दिन के लिए. डेस्परेट था एक बैंक ने, मेरे पास भी पैसा था तभी, मैं कोई 10 कोटी एक्चुअल लैंड किया था 140% में. मेरा एवरेज लैंडिंग रेट एक दिन का था 60%. 60% एक दिन का 60%. ऐसा क्यों? बॉन्ड मार्केट में, मनी मार्केट में तभी डिमांड जो जोर से आते हैं, तभी सप्लाई नहीं रहता है, पैसा का सप्लाई नहीं रहता है. अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोरो करने के लिए आ गई है तो पूरा आग लग जाएगा मार्केट पे, क्योंकि SBI जो बड़ा भाई आते हैं मार्केट में बोरो करने आ गया है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग. RBI तभी मनी सप्लाई में ज़्यादा उतने फोकस नहीं करते थे, मनी सप्लाई, प्रिंटिंग ऑफ मनी सप्लाई. सो इट वाज चाहिए. हाँ चाहिए तो चाहिए आपको, नहीं तो क्या RBI पकड़ के आपको
क्वेश्चन पूछेगा, क्यों आपका शॉर्टफॉल है सीआरआर में, एसआर में, सीआरआर में शॉर्टफॉल क्यों आ गया, एसआरआर में शॉर्टफॉल क्यों आ गया, शॉर्टफॉल बिल्कुल आरबी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आई यूज्ड टू बी दैट रीजन। तो सर एक बात बताओ, जैसे आपने 88 में 87 में अगर हम बात करें तो आप एक ऐसे विलेज में थे जिसका नाम मुझे अभी तक भी समझ नहीं आया कि वो कौन सा छोटा सा विलेज था, और अब आप एक आई थिंक 10 साल हो गए, हम लोग 98 99 तक आ गए और आप वहाँ पे बॉन्ड के बड़े बड़े डील्स कर रहे हो, बॉन्ड का काम कर रहे हो। क्या था ये कैसी जर्नी लग रही थी आपको? 10 साल बाद लग रहा था कि हम सीईओ भी पहुंचेंगे इवेंचुअली? नहीं, मैं सीईओ का तो एक्सपिरेशन बिल्कुल नहीं था मेरे पास। आप हमेशा मेरा यही इरादा था, एक तो अच्छा एम्प्लॉय बन के कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करना है। यू मस्ट बी अ स्ट्रांग पिलर, मेरा हमेशा यही इरादा था। नेवर बी इन द फोर फ्रंट, नेवर बी इन दी नेवर फाइट फॉर एनी लीडिंग पोजिशंस। मेरा इवन अप्रेजल में लिखता था एक्चुअली, आई वुड लाइक टू बी अ स्ट्रांग पर्सन इन द बैकग्राउंड। स्क्रीन के पीछे मेरे को काम करना है, आगे नहीं करना है। सो दैट यूज्ड टू बी माय एम, एक्सपेक्टेशंस मेरा इसमें, दैट यू मस्ट हमेशा कंपनी आपको अच्छा नाम लेना है एज ए डिपेंडेबल पर्सन। सो मेरा कल इतना ही था, वेरी सिंपल था, आपको डिपेंडेबल होना चाहिए, पीपल आप शुड टेक योर हेल्प इन डूइंग द वर्क। पूरा 24/7 काम करना है, आपको अवेलेबल रहना है, सैटरडे संडे आपको अवेलेबल रहना है। और हमारे नाराज हो जाएंगे सर ऐसा बोलोगे तो आप। सैटरडे संडे आपको अवेलेबल होना है, अगर कभी भी काम है, वर्क इज अ वर्शिप, बाकी सब छोड़ा बाद में। इवन ड्यूरिंग द बॉम्बे राइट्स टाइम इन 92 बॉम्बे में राइट्स हुआ था, एवरी डे आई यूज्ड टू कम टू द ऑफिस। अभी आप ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, टिल अबाउट 99 2000 I used to be the first person to come to the office, open the office. I used to be the last person to go close the office and go home. Both. So we can always say, अगर आपका ईगो है, आपको बोल सकता है मैं क्यों बोलना चाहिए, पीना क्यों बोलना चाहिए, बोल सकता है। So ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि जो मेरा ऑफिस खोलेगा, बाला ऑफिस खोलेगा करके 10 लोग अभी जाएंगे। अगर इतना भी बारिश गिरे हैं, कितना भी धूप है, कितना भी बॉम्बे में एक्चुअली रेल नहीं चलते हैं, अगर एक जन को हमेशा मालूम रहेगा, ऑफिस में मालूम रहेगा, नहीं बाला पक्का ऑफिस में रहेगा, तो चलता ऑफिस में। दैट यूज्ड टू बी द अप्रोच फॉर मी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके आगे इसके लिए जो सीईओ जो बना, आई ऑलवेज कॉल इट एज इट वाज नेवर पार्ट ऑफ माय एम्बिशंस, नेवर इवन एमपी चेयरमैन बना, कभी मेरा एम्बिशन नहीं था एक्चुअली मेरे को ये बड़ा पोजीशन लेके काम करना है। इट ऑल केम थैंक्स टू द गॉड, thanks to my boss who had put his trust, क्योंकि somebody has to put a trust on you, know, so that's something which is what I did। उसके कल एक ही काम करता था, you must be a strong dependable person in the organization in the background। अगर कुछ भी अगर नॉक करना है, किसके पास जाना है, चलो बाला के पास जाता है। अगर किसके पास बोलना है काम करने के लिए, चलो बाला को बोलता है, बिना रोक के काम करेगा अपना। सो वो मेरा कल इरादा था, that is something I did। सर हम थोड़ा आगे चले गए, वापस से पीछे आते हैं 2000, फिर उसके आगे आप ट्रेडर बन चुके हो, आप रेगुलर बॉन्ड्स में भी काम कर रहे हो, फिर आगे क्या? नहीं, ये बॉन्ड में ऑफकोर्स काम करते थे, ऑफकोर्स देन आई पिक्ड अप इक्विटी, क्योंकि इक्विटी भी साथ साथ में, दिस वाज इन द ईयर 99 में फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया एज पोर्टफोलियो मैनेजर। अब सैलरी बढ़ गई, यू आर मूविंग, सैलरी बढ़ती जा रहा है, यू आर मूविंग फ्रॉम डीलर। डीलिंग रूम छोड़ना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि डीलिंग रूम थोड़ा एडिक्शन भी है, क्योंकि एक्शन उधर ही ज़्यादा से। सो आई वॉज फीलिंग सैड, मेरे को डीलिंग रूम से निकाल के मेरे को फंड मैनेजर बना रहा है। मैं बोला तभी ज़िंदगी भर एक्चुअली डीलर बन के रहते हैं टाइप से। दैट इज़ द टाइम माई द चेंज हैपन। सो फ्रॉम अ डीलर, चीफ डीलर, यू स्टार्ट मैनेजिंग फंड्स, देन यू स्टार्ट मैनेजिंग हाइब्रिड फंड्स। मैं पहले बार जो इक्विटी मैनेज शुरू किया था, I managed hybrid funds। कौन से साल में? It was in the year 2000। और कौन सी EMC के लिए? यही मैं EMC में, I joined here 94 में ज्वाइन हो गया इधर में, आफ्टर JSC बिरला में ज्वाइन किया तो सेटअप दी इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ओके, तो तब से लेके अभी तक आप बिरला में ही हैं कंटिन्यूअस? 94 में ये पहले बार जो AMC चालू हुआ था एज अ फर्स्ट फ्यू प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड द कंट्री, तभी मैं ज्वाइन किया था टू सेटअप दी डीलिंग रूम फंक्शन। Oh wow! Along with my ex-boss, Mr. Bharat Shah. Bharat Shah was set up the research processes, इन्वेस्टमेंट टीम उनको रिक्रूट करता था। मेरा कल एक ही काम था, डीलिंग रूम सेटअप करना है, रोज अपना एग्जीक्यूशन कैसे करना है। मजा आता था डीलिंग में? हाँ, डीलिंग में। Of course, I used to do that very passionately, and so that's something which I said. That gave me the learning जो आया था इक्विटी में, and that something made me as a portfolio manager on hybrid funds
Then in the year 2002, then there was a change in the leadership team. So there is a vacuum. ये जमीन आसमान का फर्क टाइप हो गया. So I am too small. My boss is very tall, the sense in stature. उनको और मेरा संबंध कुछ भी आप लेटर भी लग के अगर जज के देखेंगे कुछ पूछ नहीं पाएंगे टाइप्स. So he is highly respected person. So he suddenly was leaving. There is vacuum. अभी कौन मैनेज कौन करेंगे? So कोई भी नहीं था. Then my boss said नहीं बाला तुम संभालो अभी. So then suddenly you have to elevate yourself. आपको कुछ इतना जानता भी नहीं है. You are nowhere compared to your ex-boss, and you can't even fill the shoe of him. Dream में भी fill नहीं कर सकता. ऐसा था because too knowledgeable person. Qualification wise, knowledge wise, dedication wise, articulation wise. It's too small actually. So then he said my boss said बाला तुम संभालो actually. That gave me leadership things. That gave me understanding of greater understanding equity. किधर compromise करना है, किधर लोगों को responsibility देना है. ये पूरा का पूरा actually that I was doing it. So उसमें करते करते again you gain respect, right? When you become dependent for people, you also gain respect. You also gain respect. They will take you into confidence. उनका expectation क्या है, मेरा expectation क्या है, boss का expectation क्या है, ये पूरा मिल के वो decision लेना है. So that decision which I was taking in 2002. So that gave me two opportunities. एक तो you give up your dealing job, you build a team there. Second, you also give responsibility. आपको आप सबको दे दो, बांट के दे दो responsibilities. उसमें भी हो गया है, सब मिल के काम करते हैं. तीसरा एक्चुअली आपको भी एक दो पोर्टफोलियो आप ले सकते हैं मेरे को, वो भी मैं लिया चलो इक्विटी में. उसमें ऊपर 2002-2004. तो यहाँ आप CEO बन चुके हो? नहीं, CEO नहीं बना, तभी मेरा हेड ऑफ फिक्स इनकम था. हेड ऑफ फिक्स इनकम. Then in 2005, we also wanted to bring some people from external world. So तभी मैनेजमेंट का ऐसे इरादा था, बाला कर सकता है, बड़ा कर सकता है, अपनी पता नहीं है. So देखते हैं अगर बाहर से एक दो जन लेके आएगा तो बाला को क्या करना है. So then they gave opportunity to work as a head of sales. So 9 months I became head of sales because मेरा already market connect था. I used to talk to a lot of people in the investment side, distributors, corporate investors, treasuries, government, RBI, everywhere मेरा connection था. Therefore my boss felt, well, I think you can become a head of national head sales with the overall aim that you can become a CEO. तभी मेरा CEO बनने का कुछ बिल्कुल इरादा नहीं था. So they said okay, I'll accept it. क्योंकि same organization is actually bigger than individuals. मैं बोला जो organization पूछता है आपको ये बाला ये काम करना है, who are you to say no? Right? So organization is the government gives you money. मैं कभी किसको कोई भी जॉब के लिए मना नहीं करता था actually. Then they became head of sales for 9 months. After they became 9 months head of sales, तभी इन्वेस्टमेंट्स में टंग से नहीं मिल रहा था. बाहर से लोग आ रहे हैं, आने के लिए बोल रहे हैं, नहीं आने के लिए बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट लिटरली है, आ नहीं रहे. सो वो चल रहा था एक्चुअली. द मैनेजमेंट सडनली गॉट अपसेट. हम बोला अपना अंदर आदमी है, बाहर हम लोग ढूंढते रहते हैं, आदमी बाबू ही नहीं आ रहा है. इंक्लूडिंग मिस्टर प्रशांत जैन वाज सपोज्ड टू कम हियर. Oh, HDFC, one of the biggest celebrated fund manager by the way. Yeah, correct. Even he was supposed to join Birla. Then he had different thoughts. Zurich went to HDFC. Zurich उधर जाने के बाद Zurich was supposed to be bought by आदित्य बिरला सलाम म्यूचुअल फंड. So उसके लिए हम लोग प्लान करते थे. अगर Zurich आ गया बिरला सलाम म्यूचुअल फंड में, so प्रशांत जैन इधर आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट संभालने के लिए, बाला नेशनल हेड बन के उधर चला जाएंगे, और बाला के लिए रोड मैप बाद में देखते हैं और ये अपना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं करके वो एक प्रोसेस में चल रहा था तभी. But only thing is it all got delayed because Zurich went to HDFC, then HDFC उनको कैसे करेंगे, वो सब चल रहा था तभी. Then I was called back to investment side. So 2005 में then said नहीं बाला sales okay तुम आ जाओ वापस investment में, then we need you here, and that's the time मेरा CIO बन के वापस आ गया था. So Chief Investment Officer 2005, 6, 7, 8. So 4 years I was a CIO, managing people. तभी महेश पाटिल ज्वाइन किया था, अजय अग्रवाल ज्वाइन किया था, and पूरा टीम को responsibility दिया था. That's something which I did. So the CIO was something was the best period. So managing equity, building equity, performance of equity schemes,
तो रिसर्च। लर्निंग क्या है, मतलब एज एन इक्विटी इन्वेस्टर हमारे लिए लर्निंग क्या है यहाँ पे? जब आप इतने सीआईओ भी मैनेज करते हैं, आपने ट्रेडर रूम भी देखा है, डीलर रूम भी देखा है, हमें भी आज ट्रेडिंग करने की बड़ी इच्छा होती है। एज अ ट्रेडर रूम से लेके सीआईओ तक की इक्विटी की लर्निंग फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। नहीं, इक्विटी का ऑफकोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उनको तो म्यूचुअल फंड में डालना ठीक है, फिर भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो मार्केट इज ऑलवेज सुपीरियर। सो आपको मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकता। मेरा हमेशा एक मेरा मन में है भाव भगवान। सो दैट समथिंग विच आई ऑलवेज कीप इन माइंड। सेकेंड इज आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस करने का अलावा, कंपनी के फंडामेंटल करने के अलावा आपको मैक्रो भी समझना चाहिए। मैक्रो वेरिएबल, मैं अगर फिक्स्ड को हैंडल किया, मैं इक्विटी हैंडल किया, आपको कैसे आप ब्लेंड करेंगे मैक्रो और कंपनी फंडामेंटल्स को, बिजनेस को कैसे ब्लेंड करके वो आप कैसे डिसीजन कैसे लेंगे, दैट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें गलत भी हो सकता है, बट पूरा ब्लेंड करना पड़ेगा। अगर पूरा ब्लेंड नहीं किया है और मार्केट का भी जो ट्रेंड जो ब्लेंड नहीं किया है, देन आपको जो इन्वेस्टमेंट्स में जूस निकाल सकता है वो थोड़ा कम हो सकता है। यू मे ऑलवेज एंड अप बाइंग लेट देन अर्ली। आपको इतना अर्ली भी नहीं हो सकता है, उतना लेट भी नहीं कर सकता है। आपको थोड़ा सी अर्ली होना चाहिए। सो फर्स्ट 10% गिव इट टू समबडी, द नेक्स्ट 10% should be able to catch it। अगर वो 10% आप कैच कर लिए है, तो आपको पूरा आपको राइड कर सकता है। अगर पूरा राइड करने के बाद आपको एक बार आपको प्राइस पॉइंट आ गया है, सो व्हाट यू हैव एस्टिमेटेड योर प्राइस वो आ गया है, उसको बाद रीच करना पड़ेगा। यू हैव टू लीव मनी ऑन द टेबल अदर्स टू मेक मनी। अगर बाइंग सेलिंग में आप हमेशा अगर प्राइस पकड़ के बैठते हैं दैट ये भाव में नहीं बेचना एक्चुअली, और ऊपर जाएगा, सो दैट मीन हु विल बाय फ्रॉम यू। You have to leave some money on the table for others to make money. So that's the way I used to always think actually। अगर 10% और अपॉर्चुनिटी है, आप 10% आप पूरा ऊपर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। 10% आपको छोड़ेंगे तभी दूसरा वाले भी लेंगे। So अगर नीचे आने के बाद कोई बेचते रहते हैं, उधर भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बाय। आप हमेशा सोचते रहते हैं और प्राइस नीचे आएगा। फंडामेंटल्स आ गया है, आपका एनालिसिस में फंडामेंटल्स एनालाइज कर दिया है, प्राइस पॉइंट फिक्स कर दिया है। When the price point comes, you must act on it। So this used to be some of my learning in the CIO। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। बहुत क्विकली बोला आपने, बट बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हो गई है। करेक्ट। दूसरे के लिए भी छोड़ो थोड़ा कुछ। दूसरे भी छोड़ो, करेक्ट। दिस इज द वे आई यूज्ड टू थिंक। सेकंड इज जो कंपनीज का जो टर्मिनल वैल्यू के हिसाब से जो वेरियस थिंग दैट वी डू। व्हेन आई वाज 2004 2005 2006, तभी रिप्लेसमेंट वैल्यू थ्योरी was also a great opportunity, like some other parts valuations। अगर कंपनी बिजनेस अच्छा बनाया है, बट उसमें कैसे आप निकाल के कैसे वैल्यूएशन कैसे करेंगे, राइट? दिस ऑल सम थिंग पार्ट ऑफ द एनालिसिस। सो वी यूज्ड टू डिस्कस एवरी टाइम, वी यूज्ड टू डिस्कस द एनालिसिस ऑन एवरी सैटरडे। हम लोग टाइम का स्पेंड करते थे ओनली ऑन आइडेंटिफाइंग आइडियाज, नथिंग एल्स। सैटरडे इज अ फ्री डे, सब लोग ऑफिस में आएंगे, 3 आइडिया निकल के जाएंगे, वो तीनों आइडिया डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेकिंग टॉक ऑन मैक्रो मैनेजमेंट, बैलेंस शीट एंड प्राइस पॉइंट्स, वॉल्यूम्स, फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, सब मिल के देखते थे। सो वो बेसिस पे यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू मस्ट ऑल्सो ब्रिंग इन योर गट फील कॉल्स। इन्वेस्टमेंट्स में इज नॉट अबाउट जस्ट ओनली फंडामेंटल्स अलोन, गट फील। यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू टेक रिस्क। अगर रिस्क नहीं लेना है, आपका कल रिटर्न जनरेट करना आएगा नहीं। सो व्हाट कैन अपोजिट रिस्क यू हैव टू टेक, दैट समथिंग इज ट्रिकी। समटाइम आपको बुरी तरह से मार सकता है, अगर ज़्यादा से गट फील में कर दिया है, बुरी तरह से मार सकता है एक्चुअली। पर रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है, वो तो है ही है, पर उतना आपको कैसे, आपको दिमाग तो रखना पड़ेगा। सो आई नो दैट आई एम टेकिंग दिस रिस्क। सो बेसिस में एक्चुअली कॉन्फिडेंस में लगाना पड़ेगा। सो दैट समथिंग विच आई मे बी लर्निंग। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा डर रहते हैं। मार्केट गिरेगा तो थोड़ा नीचे में देखते हैं, मार्केट बढ़ जाएगा तो देखते हैं, और नीचे आने के बाद पैसे डालते हैं। सो जो फेंस सिटर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो बहुत हमेशा ज़्यादा रहते हैं। सो ये अगर एटीट्यूड से निकाल देंगे, चलो मैं थोड़ा रिस्क लेके डाल देता हूँ, देन दैट रिस्क रिवॉर्ड कम्स इन द लॉन्ग टर्म। सो मेरा केस में ऐसे ही हुआ। सब जो अगर इवन पोजीशन ऑल्सो जो मेरा जो पोजीशन जो आया है, एवरीथिंग कैन लीज रिस्क। इवन आई बिकम अ CIO टू CEO। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी, मतलब तुम क्यों CIO छोड़ के CEO बन रहा है? चलिए CEO मत बना चाहिए, क्योंकि वही दिन एंट्री लोड निकाल देता। 1 अगस्त 2009 एंट्री लोड निकाल दिया था। एंट्री लोड बिकम हिस्ट्री। वो दिन मैं एक्चुअली बिकम अ CEO। आई एम द ओनली CEO in the country whom I can call as a no load CEO।
nobody else is there. कोई दिन just like जो लोग फायदा होते हैं actually on say 15th of August. So you can't claim I am born on Independence Day, right? Only the person who is getting a birth on 15th August can only say I am born on Independence Day. So like I born as a CEO. I was born as a CEO on the day of interlude removal, 1st of August 2009. Amazing, Yeah. amazing. So तभी इतना मेरा worry भी था. So investment side I am well established. पूरा सेट है. उधर खाली वेल्ला इंजन है, चलते रहेगा. इतना साल 15 साल 20 साल चलते रहेगा. Like Prashant Jain worked in investment for 30 years. Even I could have done that. So मेरा opportunity था. फिर भी organization wanted me to play the role of CEO. It's not that मैं जाके पूछा actually. Even dream में भी नहीं आता था actually I should मैं CEO बन के इधर चलना है. आया मेरा बॉस ने मेरे को फोन करके बोला अजय श्रीनिवासन भला तुम्हारा अभी CEO बनने के लिए हम लोग डिसाइड किए हैं. तो बेस में आ गया था. अनफॉर्चुनेटली द डे वाज 1st of August 2009. मैंने रियलाइज हो कि हमारा मार्केट एंट्री लोड एग्जिट लोड तरी मार्केट चलता है. मार्केट इज ड्रिवन ऑन द बेस ऑफ द लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स. सो एंट्री लोड जाने के बाद भी फर्क क्या पड़ेगा अपने चलते हैं. दैट्स व्हाई वी डिड इट. इनफैक्ट माय इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस helped in the next say 5-7 years building as a CEO. It gave me understanding of communication कैसे करना है, engage कैसे करना है, influence कैसे करना है, market में कैसे आपको presentation का कैसे structure करना है, basis points में कैसे काम करना है. basis points, every basis points counts. So all the investment led mathematical understanding came in handy as a CEO. Then of course the journey was comparatively smoother. Yeah, no, smoother नहीं था. It all see एक म्यूचुअल फंड में एक एडवांटेज क्या है? We go through crisis. See, crisis is the time it will also put you a test. आप crisis में कैसे काम करते हैं? And fortunately मेरा 30 years म्यूचुअल फंड करियर में I have seen many crisis, external crisis, internal crisis. वो दोनों देखा मैं चले. वो दोनों टाइम पे how आप इन्वॉल्व होके deeply इन्वॉल्व होके समझ सिचुएशन समझ के आप कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, हाउ कामली यू वर्क टू एंश्योर वो क्राइसिस आपको बाहर निकलना है. आपको अकेले भी बाहर निकलना है, साथ में बाहर निकलना है, सबको साथ में बाहर निकलना है. दैट्स द चैलेंज. सो तभी आपको टॉप ऑफ द जॉब भी होना पड़ेगा. सो दिस समथिंग गिव मी लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस आई हैव सीन. September 11 अटैक इन US. हम लोग 11 बजे बैठते थे ऑफिस में बैठ के हम लोग पोर्टफोलियो देखते थे 11 बजे रात को बैठ के. क्योंकि September 11 होता अमेरिका में आ गया, मार्केट गिर रहा है, चलिए क्या होगा कल, क्या होगा, बंद हो जाएगा. ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस. ऐसे ही बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं. एक्चुअली सडनली न्यूज़ आ रहा है एक्चुअली ये कंपनी डिफॉल्ट हो गया है, अपना पोर्टफोलियो में है, अभी क्या करें? आपको संभालना पड़ेगा. हम संभालना पड़ेगा. अगर मैं डर के अगर रोना शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम है. सो देयरफॉर being on the forefront during crisis time. So that's something I've also realized. That gives you maturity. That gives you जो cool and calm में आपको काम करके निकलना है. क्योंकि आप तभी ब्लेम करके फायदा नहीं. अगर क्राइसिस आ गया है, the best thing that you can do is you can blame. That you can easily do. ब्लेम कर सकता है, शाउट कर सकता है, ऊपर नीचे चला सकता है. बट फायदा क्या उसमें? कुछ बिल्कुल नहीं होगा. काम तभी कूल एंड काम रख के क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करके करना है टीम के साथ. दैट वी हैव सीन. समटाइम वी हैव कन्वर्टेड एन अपॉर्चुनिटी, समटाइम वी हैव एक्चुअली सेटल्ड द इश्यूज, बट उसका इम्पैक्ट दिखा नहीं है. दैट समथिंग ऑल दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. तो सर आज हमने आपकी जर्नी तो कवर कर ली, हम लोग स्टॉक मार्केट में बात नहीं कर पाए. तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं आपसे रैपिड फायर पूछता हूँ. आपको सिर्फ रैपिड फायर के जैसे ही आंसर करना है और बहुत क्विक आंसर्स होंगे जिसमें मेरे हिसाब से सबको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो क्वेश्चन जानने की इच्छा है उसके आंसर सबको मिल जाएंगे. तो सर रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं. सर रैपिड फायर में आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर कौन सा रहा है? स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कुछ भी, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, वेल्थ क्रिएटर आपका सबसे बड़ा आज तक का कौन सा? म्यूचुअल फंड इक्विटीज के में कौन सा नाम चाहिए सर हमें? अपना स्मॉलर मिड कैप फंड, जेनेक्स फंड. आपका सबसे बड़ी मिस्टेक फाइनेंशियल मिस्टेक इज आई रिड्यूस माई इक्विटी एक्सपोजर इन 2009. थोड़ा SIP विड्रा कर दिया था फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस के बाद. इवन नाउ आई रिमेंबर वो कंटिन्यू करना था मेरे को. आज के दिन बेस्ट इन्वेस्टर जिसको आप जानते हो कि यार ये बेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया का, या जो आपको लगता हो कि चाहे बड़े नाम में से भी कोई हो जो लगता है कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है? मेरा हाई रिस्पेक्ट जाता है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का बेसिस पे
इनाम ग्रुप। इनाम ग्रुप। इनाम ग्रुप हर्षद मेहता और केतन पारेख, नहीं, दोनों तो उनका तरीका से स्मार्ट था, पर है बैड लगता है, इसके लिए हो गया। स्टॉक और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी 1 लाख कब? इट्स लाइक आपको कभी भी मालूम नहीं था 70,000 कभी होएगा, 1 लाख भी ऐसे ही होएगा। और सेंसेक्स 1 लाख कब? सेम थिंग, 70,000 सेंसेक्स का किसको भी पता नहीं था जा जाएगा, 50,000 सेंसेक्स किसको भी मालूम था कभी आ जाएगा, अब 1 लाख भी ऐसे ही आ जाएगा, किसको पता नहीं चलेगा कभी आ गया। इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट्स। इंडियन मार्केट। मनी और फेम। फेम। पीएसयूज या फिर न्यू एज कंपनीज। पीएसयूज। रियल एस्टेट या गोल्ड। रियल एस्टेट। फाइनली एक ऐसी लर्निंग जो आप टुवर्ड्स द एंड देना चाहते हो सबको, कोई सी भी एक लर्निंग जो आपको लगता है ये ध्यान रखना, बाकी कुछ भी भूल जाओ, इसको याद रख के रखना। अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी में डालते हैं, लगा हुआ रहो आपने, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाएंगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। आई होप सबको बहुत मजा आया होगा। होप टू सी यू सून सर। थैंक यू आनंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।